सुप्रभात बच्चों। पिछले 3-4 दिनों से पारिवारिक और सामाजिक सरोकारों के व्यवधान के आलोक में मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सका। आज पुनः प्रस्तुत हूं अपना संकल्प के इस स्पेशल क्लास में। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि किडनी और उसके जो रचनात्मक क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है वो किस प्रकार फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन के फलस्वरूप ब्लड में पाए जाने वाले अनुपयोगी, हानिकारक और विषाक्त उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती है। ये हम लोग देखे थे। हम चर्चा किए थे, बताए थे कि यदि किसी व्यक्ति का एक किडनी अगर काम करना बंद कर दे तो भी वो दूसरे किडनी से उसका काम चल सकता है, चलता है। लेकिन दुर्भाग्यवश यदि दोनों किडनी काम करना बंद कर दे तो ऐसी स्थिति में एक बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होगी और उस स्थिति में मनुष्य को जी पाना संभव नहीं होगा। आज हमारे मेडिकल साइंस ऐसी व्यवस्था कर चुकी है जिसमें दोनों किडनी फेल होने के बावजूद दोनों ब्रिक अपना काम करना बंद कर दें, ऐसी स्थिति में भी संबंधित व्यक्ति को कुछ समय तक जिंदा रखती है, रख रही है। वह चिकित्सीय तकनीक या व्यवस्था जिसके द्वारा यह संपादन होता है वह हीमोडायलिसिस या डायलिसिस के नाम से जानी जाती है। अब बच्चों थोड़ा सा आप चिंतन करें कि किडनी हमारे लिए क्या करती है। तो हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को, नाइट्रोजनस जो वेस्टेज प्रोडक्ट हैं उसको वो शरीर से बाहर निकालती है। यदि यही काम कोई दूसरा आर्टिफिशियल मशीन, कोई कृत्रिम उपकरण के द्वारा संपादित हो तो वह उपकरण भी एक किडनी या ब्रिक की तरह ही काम कर रहा है, तो उसे हम कृत्रिम ब्रिक या आर्टिफिशियल किडनी भी कह सकते हैं। और यह हेमोडायलिसिस इसी कृत्रिम ब्रिक आर्टिफिशियल किडनी के क्रियान्वयन के सिद्धांत को एक्सप्लेन करती है। आइए हम लोग इस आरेख के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि आखिर डायलिसिस में होता क्या है। डायलिसिस में सबसे बड़ी भूमिका जिस इंस्ट्रूमेंट की होती है वह है डायलाइजर। ये इसमें एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ, डायलिटिक तरल या डायलिटिक फ्लूइड भरा होता है जिसकी सांद्रता, उसके जो भौतिक गुण हैं और वह रक्त के समकक्ष होते हैं। अब आइए इसमें, अब जिस व्यक्ति का किडनी फेल है उसके जीवन दान के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए यह यंत्र किस प्रकार काम करती है। तो सर्वप्रथम संबंधित व्यक्ति के किसी धमनी को, सामान्यतः हाथ की धमनी का उपयोग करते हैं मेडिकल साइंस में लोग, तो धमनी से एक कृत्रिम पाइप निकलती है और उसमें एक दाब मापी यंत्र और की व्यवस्था होती है। आप समझ सकते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन आपके शरीर के प्रेशर के अनुकूल, हार्ट के फ्लो के, उसके पंपिंग फ्लो के अनुरूप एक सर्टेन दाब पर ही समुचित ढंग से हो पाती है। इसलिए
इस रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए दाब मापी यंत्र लगे होते हैं और इसी जगह प्रतिस्कंदक यंत्र होते हैं जिसकी मदद से ब्लड को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल पदार्थ के रूप में ही रखते हुए उसको प्रवाहित होने के अनुकूल बनाई जाती है। यहाँ पंप लगी होती है जिसके माध्यम से हम जब जितना जैसा चाहे ब्लड के प्रवाह को कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये रक्त शरीर से धमनी से निकली और इस पाइप नली से होकर दाब मापी यंत्र और पंप के अनुशासन में यह रक्त कहां गई? डायलाइजर की ओर जा रही है। अब डायलाइजर में क्या है कि इसमें जो डायलिटिक तरल या डायलिटिक फ्लूइड है उसमें कृत्रिम घोल है। वह घोल भौतिक रूप से रक्त के स्वरूप के समकक्ष है, लेकिन उसमें उत्सर्जी पदार्थ की सांद्रता बिल्कुल कम है। उत्सर्जी पदार्थ उसमें नहीं है। नतीजा क्या होगा कि यह जो नली बनी हुई है यह सेलिफेन नली है, अर्थात यह पारगम्य होती है। यह पारगम्यता, इसके माध्यम से पदार्थ का विसरण संभव है। तो ये डायलाइजर में ये जो रक्त गई वहां पर उस रक्त में जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वे उत्सर्जी पदार्थ सेलिफेन नली के माध्यम से विसरित हो गए। ये इस नली के माध्यम से विसरित हो गए और अब जब उत्सर्जी पदार्थ रक्त से निकल गए तब उसमें क्या बचा? केवल शुद्ध रक्त हो गया और यह शुद्ध रक्त आगे की ओर पुनः शरीर की ओर बढ़ जाती है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए आती है। एक यंत्र लगा होता है जिसमें इतने प्रवाह के क्रम में यदि कहीं बबल्स बने हों, रक्त में कहीं बुलबुले बने हों, तो उस बुलबुले को वो संग्रहित करती है और यहाँ से उसका निष्कासन हो जाता है और अंत में शुद्ध रक्त आगे बढ़ते हुए सिरा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाती है। आपने देखा कि जिस प्रकार एक नेफ्रॉन के वोमेन संपुट में उत्सर्जी पदार्थ का फिल्ट्रेशन हुआ था, ठीक इसी प्रकार डायलाइजर में सेलिफेन नली के पारगम्यता के कारण उत्सर्जी पदार्थ विसरित हो जाते हैं डायलिटिक तरल में और रक्त शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार रक्त के शुद्धिकरण की यह कृत्रिम व्यवस्था कृत्रिम वृक्क या आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करती है। अब इस डायलाइजर को कंट्रोल करने के लिए इसमें जो घोल है वह घोल जब रक्त उससे होकर गुजरेगी और उत्सर्जी पदार्थ उसमें आएंगे तो उसको निकलने की व्यवस्था यहाँ है। अपोहन में जो घोल प्रयुक्त हुए और उत्सर्जी पदार्थ जो हुए वो निकलकर बाहर आ जाते हैं और नए घोल इसमें इस फ्लूइड को माने उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए इस नली के माध्यम से नियत तापक्रम पर घोल को रखा जाता है और यहाँ से डायलाइजर को सप्लाई दी जाती है। इस प्रकार जो काम हमारे शरीर में वृक्क और या किडनी के माध्यम से होता है वही काम हेमोडायलिसिस के अंतर्गत कृत्रिम उपकरणों की मदद से होता है। इसलिए इस पूरी व्यवस्था को कृत्रिम वृक्क या आर्टिफिशियल किडनी के रूप में भी देखा जाता है। अब हम इसकी व्याख्या डायग्राम से आपने समझ लिया, अब इसको हम भाषा का रूप देंगे। जैसा कि मैं बताया कि हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया वृक्क के फेल होने, वृक्क की निष्क्रियता की स्थिति में अपनाई जाती है, काम में लाई जाती है। डायग्राम से जो बातें मैं समझाई आपको उसी बात को यहाँ भाषा दिया हूँ। वैसे व्यक्ति जिनके वृक्क अपनी सक्रियता खो देते हैं, अर्थात जो फंक्शनलेस हो गए, काम नहीं कर रहे हैं, उनके जीवन को बचाए और बनाए रखने के लिए चिकित्सा विज्ञान में एक विशेष यंत्र का उपयोग होता है जिसे डायलिसिस मशीन कहते हैं।
चूंकि यह वही काम करता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे वृक्क करते हैं, इसलिए यह कृत्रिम वृक्क आर्टिफिशियल किडनी की तरह कार्य करता है। इस उपक्रम द्वारा जीवन रक्षा की प्रक्रिया हीमोडायलिसिस या डायलिसिस कहलाती है। कभी कभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में डायलिसिस की परिभाषा यदि पूछता है तो आप इतना लिखकर कंक्लूड कर सकते हैं। यदि डायलिसिस की क्रिया विधि का होगा वर्णन तो फिगर भी बनाने पड़ेंगे और डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ेगा। अब आप ये डिस्क्रिप्शन पाते हैं। इस यंत्र में एक विशेष प्रकार की टंकी उपयोग में लाई जाती है जिसे डायलाइजर कहा जाता है। जो मैं बताया था फिगर में बड़ा वाला, इसमें शरीर के रक्त की सांद्रता वाले एक विशेष तरल जिसे डायलिटिक तरल या डायलिटिक फ्लूइड कहते हैं भरे होते हैं। मुख्य भूमिका इसी की। अब हम जब डायलिसिस करते हैं तब होता क्या है? डायलिसिस की प्रक्रिया में सर्वप्रथम रोगी के धमनी से सेलिफेन नलिका, वो एक विशेष प्रकार की नलिका है जिसमें पारगम्यता होती है, सेलिफेन नलिका जुड़ती है जिससे रक्त प्रवाहित होते हैं। शरीर से निकलने वाले रक्त को प्रतिस्कंदक जो जमने नहीं देता है की मदद से 0 डिग्री तरल रूप में ही ठंडा कर दाब मापी यंत्र और पंप के मदद से सेलिफेन नलिका द्वारा डायलाइजर से गुजारी जाती है। वो सेलिफेन नलिका डायलाइजर से होकर गुजरती है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि डायलाइजर में जो फ्लूइड है उसका सांद्रता रक्त की तरह है, अर्थात वहाँ विसरण के लिए माध्यम की उसको अनुकूलता है, और रक्त में उत्सर्जित पदार्थ है और डायलिटिक फ्लूइड में कोई उत्सर्जित पदार्थ नहीं है। मतलब उत्सर्जित पदार्थ की सांद्रता डायलिटिक फ्लूइड में 0 है। स्वाभाविक है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थ का बहाव होगा, विसरण की क्रिया होगी, नलिका द्वारा डायलाइजर से गुजारी जाती है। सेलिफोन नलिका की पारगम्यता और डायलिटिक तरल की सांद्रता के कारण उत्सर्जित पदार्थ विसरित होकर बाहर निकल जाते हैं और शुद्ध रक्त शरीर को प्राप्त हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि जो काम हमारी किडनी कर रही थी वह काम यह मशीन कर रही है, अर्थात इस मशीन का उपयोग करके हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। यह एक जीवनदायी चिकित्सा उपकरण और चिकित्सा प्रक्रिया है। ये डायलिसिस समाप्त हुआ। अब हम अगले क्लास में आपको जो इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट बच रहा है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, पौधों में उत्सर्जन, उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।